नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं जीके प्रश्नों की इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में। ध्यान दीजिएगा, आज मैं आपसे बात करूंगा राजस्थान की चित्रकला और उससे जुड़ी हुई प्रमुख चित्र शैलियों की। तो उससे रिलेटेड, उससे संबंधित जो प्रमुख प्रश्न है जो आपकी परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं, आज मैं उनकी चर्चा करूंगा। ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर रहा हूं आपसे चित्रकला से संबंधित प्रश्नों की। प्रश्न नंबर 1 आ रहा है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? राजस्थान की चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? ध्यान दीजिएगा, राजस्थान की जो संपूर्ण चित्रकला है उसको वर्गीकृत करने का, अर्थात अलग अलग भागों में बांटने का जो पहला काम किया, वैज्ञानिक विभाजन किया, वो किया था आपके आनंद कुमार स्वामी। किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी। ध्यान दीजिएगा, ये है आपके कौन? आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी जो थे, उन्होंने 1916 में, आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में एक पुस्तक लिखी थी, इसका नाम था राजपूत पेंटिंग। इसका नाम था राजपूत पेंटिंग। तो राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थान की संपूर्ण चित्रकला को 4 भागों में, आप कह सकते हैं 4 चित्र शैलियों में, 4 भागों में, 4 स्कूलों में बांटा था। कौन कौन से स्कूल बताए इन्होंने? तो ध्यान दीजिएगा, एक तो था आपका मेवाड़ स्कूल। मेवाड़ स्कूल कहें या कहें इसको मेवाड़ चित्रशैली। एक तो हो गया आपका मेवाड़ चित्रशैली, जिसके अंतर्गत आप नाथ द्वारा, उदयपुर, चावंड और देवगढ़ आदि प्रमुख चित्रशैलियों को पढ़ते हैं, उपशैलियां इसकी। इसके बाद इन्होंने जो दूसरा स्कूल बताया, वो बताया इन्होंने मारवाड़ चित्रशैली। मारवाड़ चित्रशैली या मारवाड़ स्कूल। मारवाड़ अर्थात जोधपुर, इसके अंतर्गत जोधपुर आएगा, जैसलमेर आएगा, अजमेर आएगा, किशनगढ़ आएगा, नागौर आएगा, ये सारी चित्रशैलियां। बीकानेर भी आप इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। तो मारवाड़ स्कूल, मारवाड़ चित्रशैली। एक बताया इन्होंने आमेर चित्रशैली। आमेर चित्रशैली जिसको आप ढूंढार चित्रशैली भी कहते हैं, आमेर चित्रशैली बताया। इसके अंतर्गत आप जयपुर, आमेर, जयपुर, उनियारा, अलवर, शेखावाटी आदि क्षेत्रों की चित्रशैलियां पढ़ते हैं। और एक हो जाता है आपका हाड़ौती स्कूल, हाड़ौती चित्रशैली। हाड़ौती चित्रशैली, हाड़ौती चित्रशैली में आप बूंदी, हाड़ौती का मतलब क्या है? मुख्य रूप से बूंदी, कोटा और झालावाड़ चित्रशैलियों को आप इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान चित्रकला का सबसे पहले, सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? तो ये किसने किया? आपके आनंद कुमार स्वामी ने। कब किया है? 1916 में। पुस्तक का क्या नाम है इनका? राजपूत पेंटिंग। कितने भागों में बांटा है? तो 4 भागों में बांटा है। मेवाड़ चित्रशैली, मारवाड़ चित्रशैली, आमेर चित्रशैली और हाड़ौती चित्रशैली। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आनंद कुमार स्वामी। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है ये, राजस्थानी चित्रकला को सबसे पहले विभाजित करने वाले, राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक। आगे चलते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? अर्थात यहाँ पर दे रखा है, स्कूल दे रखे 4, जो भी मैंने विभाजन किया 4 चित्र शैलियों में, तो उसके अंतर्गत आने वाली उपशैलियों के नाम यहाँ पर दे रखे। तो आपको देखना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मेवाड़ स्कूल बिल्कुल नाथद्वारा भी आएगा और देवगढ़ भी आएगा, बिल्कुल सही है। मारवाड़ स्कूल में किशनगढ़ भी है और नागौर भी है, ये भी सही है। हाड़ौती स्कूल में कोटा और बूंदी की शैलियां आएंगी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ लिखा है ढूंढार स्कूल यानी आमेर चित्रशैली, ढूंढार स्कूल यानी आमेर चित्रशैली के अंतर्गत चावंड और उदयपुर नहीं आएंगे, ये आएंगे मेवाड़ चित्रशैली के अंतर्गत। तो अभी इस प्रश्न में क्या सुमेलित नहीं है आपका? ये ढूंढार चित्रशैली में नहीं आता चावंड और उदयपुर, इसके अंतर्गत आएगा, ये मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत आएगा, मेवाड़ स्कूल या मेवाड़ चित्रशैली के अंतर्गत आएगा। तो कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पर आपका? ढूंढार स्कूल, चावंड और उदयपुर यहाँ नहीं आते। कहाँ आते हैं? ये मेवाड़ स्कूल में। इस प्रश्न का उत्तर, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन गलत कौन सा है? सुमेलित नहीं है। तो कौन सा है आपका? ये ढूंढार स्कूल, चावंड और उदयपुर चित्रशैली। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, किशनगढ़ चित्रशैली का स्वर्णिम युग, गोल्डन पीरियड, स्वर्ण काल कौन सा था? किशनगढ़ चित्रशैली का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को माना जाता है? तो अभी ये थे आपके सावंत सिंह,
ये कौन थे आपके? सावंत सिंह, जिन्होंने अपना नाम बदलकर नागरीदास कर लिया था। किस संप्रदाय के प्रभाव में आकर? वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव में आकर। तो भगवान कृष्ण के भक्त थे सावंत सिंह जी। कौन थे? सावंत सिंह जी। तो अभी इनका ही जो शासनकाल था 1748 के आसपास शुरू होता है इनका शासनकाल। तो अभी उस समय से किशनगढ़ चित्रशैली का गोल्डन पीरियड शुरू हुआ था, स्वर्ण काल शुरू हुआ था। तो ये कौन थे आपके? नागरीदास, सावंत सिंह। मूल नाम इनका है सावंत सिंह, इन्होंने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया था? नागरीदास कर लिया था। तो इस चित्रशैली का स्वर्ण काल कौन सा हो जाएगा आपका? सावंत सिंह का शासनकाल। अच्छा, आप जानते हैं बनी ठनी, सावंत सिंह जी के समय जो प्रमुख चित्र बने वो किसके बने थे? बनी ठनी के बने थे। भारत की मोनालिसा। तो बनी ठनी से संबंधित जो सारे चित्र बने वो किसके समय बने? सावंत सिंह के समय। आगे बात करेंगे, प्रश्न नंबर 4। क्या है प्रश्न नंबर 4? ध्यान दीजिएगा, यह है प्रश्न उपशैलियों से संबंधित। घाणेराव, रिया, भिनाई, जूनिया आदि ठिकाना कला संबंधित है। अर्थात ये ठिकाना कला ये ठिकाने हैं जो किस रियासत के अंडर में आते थे, तो ये उसी रियासत की उपशैलियां हैं। तो अब ये हैं आपकी कौन से? मारवाड़। मारवाड़ चित्रशैली की उपशैलियां हैं ये। मारवाड़ चित्रशैली की क्या है? ये सब उपशैलियां मानी जाती हैं। तो घाणेराव, रिया, भिनाई, जूनिया आदि ठिकाना कला किस रियासत या किस चित्रशैली से संबंधित है? यह है किससे संबंधित? मारवाड़ यानी जोधपुर चित्रशैली से संबंधित है। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, इंडियन मोनालिसा, भारतीय मोनालिसा। इंडियन मोनालिसा के नाम से जाने जाने वाला चित्र राजस्थान की किस चित्रशैली से संबंधित है? तो अभी ये है आपकी किशनगढ़ चित्रशैली। कौन सी चित्रशैली है ये? किशनगढ़ चित्रशैली। ध्यान दीजिएगा, किशनगढ़ चित्रशैली जो थी उसका स्वर्ण युग अभी भी बताया मैंने तीसरे प्रश्न में, इसका स्वर्ण युग कहा जाता है महाराजा सावंत सिंह के शासनकाल को। और महाराजा सावंत सिंह जो थे ये वल्लभ संप्रदाय को मानने वाले थे, वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। तो ऐसे हालत में इन्होंने वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव में आकर अपना नाम नागरीदास कर लिया था। नागरीदास भगवान कृष्ण को ही कहते हैं। तो इन्होंने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया था? नागरीदास। और ये जो सावंत सिंह है आगे इनकी एक दासी हुआ करती थी, इसका नाम था बनी ठनी। इनकी एक दासी थी जिसका नाम क्या था? बनी ठनी। इनकी दासी भी थी और ये इनकी प्रेमिका भी थी। तो इस दासी को स्वयं तो हो गए नागरीदास, और बनी ठनी जिसको इन्होंने राधा के रूप में चित्रांकित करवाया था। इनकी दासी थी, इनकी प्रेमिका भी थी बनी ठनी, तो उसको इन्होंने किस रूप में? राधा के रूप में चित्रांकित करवाया था। और इस बनी ठनी के सारे चित्र मोर ध्वज, इस बनी ठनी के सारे चित्र किसने बनाए? मोर ध्वज निहाल चंद। इसके सारे चित्र बनाए मोर ध्वज निहाल चंद ने। बनी ठनी के सारे चित्र मोर ध्वज निहाल चंद ने बनाए थे। और इसने अभी इसके चित्र बनाने के बाद इस पर फारसी भाषा में, कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में अपना नाम भी लिखा था, निहाल चंद मोर ध्वज। तो बनी ठनी के सारे चित्र किसके द्वारा बनाए गए? मोर ध्वज निहाल चंद के द्वारा। और अभी ये सावंत सिंह के समय उनकी प्रेमिका थी बनी ठनी। इसी बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा जाता है, इंडियन मोनालिसा। यानी कौन सी? भारत की मोनालिसा। किसने कहा है? तो ये कहा है एरिक डिक्सन ने। एरिक डिक्सन ने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा, भारत की क्या कहा है? इसको मोनालिसा का है। और अभी इस जो किशनगढ़ चित्रशैली है इसको वायरल करने का यानी प्रकाश में लाने का काम भी डॉक्टर एरिक डिक्सन ने किया था। और इनके साथ थे फैयाज अली। इनके साथ कौन थे? फैयाज अली। तो इन दोनों ने इस चित्रशैली को वायरल किया, पूरे संसार के सामने लेकर आए थे। ध्यान दीजिएगा, बनी ठनी यानी इंडियन मोनालिसा के नाम से किसे जाना जाता है? इस बनी ठनी को, जो किस चित्रशैली से संबंधित है? किशनगढ़ चित्रशैली से। और किशनगढ़ चित्रशैली का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को? सावंत सिंह के शासनकाल को माना जाता है, जिन्होंने वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव में आकर अभी अपना नाम बदलकर नागरीदास कर लिया था। तो इन्हीं सावंत सिंह जी की प्रेमिका थी, इनकी दासी थी। नॉर्मली ये दिल्ली से संबंध है इस दासी का। इनकी दासी ये बनी ठनी इसको सावंत सिंह जी की दाई मां दिल्ली से लेकर आए थी। अभी सुंदर दासी थी, तो यही इनकी प्रेमिका थी। तो अभी इसी को सावंत सिंह ने राधा के रूप में और स्वयं को
कृष्ण के रूप में यानी नागदास के रूप में चित्रित करवाया था। और इस बनी ठनी के सारे चित्र किसने बनाए थे? मोरध्वज निहाल चंद ने। और इन चित्रों पर उसने फारसी भाषा में अपना नाम भी लिखा था। तो अभी इसी बनी ठनी के चित्र को डॉक्टर एरिक डिक्सन ने क्या कहा था? भारत की मोनालिसा, इंडियन मोनालिसा, भारत की मोनालिसा कहा था। और इस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय भी किसको दिया जाता है? डॉक्टर एरिक डिक्सन और फैयाजन, ये दो लोग, इसको वायरल करने वाले ये दो लोग। तो इंडियन मोनालिसा कौन है? आपकी बनी ठनी। इसका संबंध किस चित्र शैली से? किशनगढ़ चित्र शैली। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 6, कलीला दमना। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। कलीला दमना, कलीला दमना है क्या है ये? तो ध्यान दीजिएगा, ये मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्र शायरों के नाम, अजमेर दरगाह। अरे ये है मेवाड़ चित्र शैली में कहानी के दो पात्रों के नाम। मेवाड़ चित्र शैली की कहानी के दो पात्रों के नाम है पंचतंत्र। विष्णु शर्मा ने लिखी पंचतंत्र। तो ये जो कलीला दमना है, कलीला और दमना, ये पंचतंत्र की जो कहानी है उसके पात्र हैं, यानी कि आज पंचतंत्र में विष्णु शर्मा ने जानवरों की कहानियां लिखी। तो ये दोनों जो है कलाकार हैं पंचतंत्र के, ये दोनों सियार हैं। ये दोनों क्या है? सियार है, पंचतंत्र की कहानियों के सियार है, जिनका चित्रांकन मेवाड़ चित्र शैली में हुआ था महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के समय। किसके समय? महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के समय। और चित्रित किसने किया था? तो नूरुद्दीन ने। इसको चित्रित किसने किया था? तो नूरुद्दीन ने किया था। कलीला दमना का चित्रांकन किसने किया है? नूरुद्दीन। तो ये क्या है कलीला दमना? मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्र हैं, एक तरह से ये पंचतंत्र के पात्र, दो सियार। तो इसका चित्रांकन किसके द्वारा? चित्रकार नूरुद्दीन के द्वारा किया गया था। और चित्रकार नूरुद्दीन किस शैली का है? मेवाड़ चित्र शैली का। महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के समय के ये चित्रकार, और उस समय चित्र बना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, कलीला दमना। आगे चलते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7, मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंची? तो ध्यान दीजिएगा, मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्णकाल माना जाता है महाराजा जगत सिंह के शासनकाल को। और ये जो महाराजा जगत सिंह है, अभी इन्होंने क्या किया था? इन्होंने उदयपुर के राजमहलों में इन्होंने बनाई थी चितेरों की हवेली। क्या बनाई थी इन्होंने? चितेरों की हवेली बनाई थी। चितेरों की हवेली जिसे तस्वीरों का कारखाना भी कहा जाता है। चितेरों की हवेली इसे क्या कहा जाता है? तस्वीरों का कारखाना इन्होंने बनवाया था उदयपुर में, जहां पर चित्रकारों को संरक्षण दिया जाता था। तो ऐसे हालत में अब ये इनके समय के महाराजा जगत सिंह के समय के जो प्रमुख चित्रकार हुआ करते थे वो थे एक तो साहबदीन और एक था मनोहर। एक तो था साहबदीन और एक कौन था? मनोहर। तो ध्यान दीजिएगा, रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद आदि का लघु चित्रण जो हुआ वो किसके समय हुआ? महाराजा जगत सिंह के शासनकाल में माना जाता है। और ये जो महाराजा जगत सिंह थे, इनकी शासनकाल को मेवाड़ चित्र शैली में लघु चित्रों का क्या कहा जाता है? स्वर्णकाल, गोल्डन पीरियड। इनके समय के दो प्रमुख चित्रकार हुए, एक तो साहबदीन और एक मनोहर। और इन्होंने क्या किया था? जगत सिंह ने क्या किया था? उदयपुर के राजमहलों में चित्रों की हवेली या तस्वीरों का कारखाना बनवाया था, जहां पर चित्रकारों को संरक्षण दिया जाता था। इस प्रकार अभी का ये सारे जो चित्र हैं, चित्रित ग्रंथ है, ये सारे के सारे ये किसके समय बने? जगत सिंह के समय। इनका शासनकाल क्या है? मेवाड़ चित्र शैली में लघु चित्रों का स्वर्ण। प्रमुख दो कलाकार हैं, एक तो साहबदीन और एक मनोहर। याद रखिएगा इनको भी, ये भी बार बार प्रकट होते हैं परीक्षा में। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा चित्रकार चित्रकला की मेवाड़ शैली से नाम संबंध था? मतलब वो पूछना चाह रहे हैं कि कौन सा ऐसा चित्रकार है इन चारों में जो मेवाड़ चित्र शैली से संबंध रखता है। तो रुकनुद्दीन, बीकानेर, कासिम नई, साहबदीन।
अभी बताया मैंने आपको शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन किसके समय का चित्रकार रहा है मेवाड़ चित्र शैली में? महाराणा जगत सिंह। किसके समय का? महाराणा जगत सिंह के शासनकाल का एक प्रमुख चित्रकार हुआ करता था। तो ये शहाबुद्दीन किस चित्र शैली? मेवाड़। किस चित्र शैली का पूछ रहा है? ये मेवाड़ से संबंधित कौन सा चित्रकार है आपका? शहाबुद्दीन। और किसके शासनकाल में था ये? तो राणा जगत सिंह के शासनकाल। आगे चलते हैं, आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, सुपासनाचर्यम चरित्रम। सुपासनाचरित्रम क्या है? सुपासनाचर्यम या सुपासनाचरित्रम क्या है? तो आप देखिएगा, ये चित्रित ग्रंथ, ये क्या चित्रित ग्रंथ, ये मेवाड़ चित्र शैली, मेवाड़ चित्र शैली का प्रमुख चित्रित ग्रंथ माना जाता है। और अभी ये जो सुपासनाचर्य में, इसका चित्रांकन मोकल के शासनकाल में, किसके शासनकाल में हुआ है? मोकल के शासनकाल में हुआ है। और मोकल का शासनकाल 1423। मोकल के शासनकाल में चित्र कब बना है? 1423 में बना है। मोकल का शासनकाल 1421 से शुरू होता है 1433 तक। उसी बीच में मोकल के शासनकाल में सुपासनाचर्यम नामक जो चित्र ग्रंथ था, इसे बनाया था आपके हीरानंद ने। इसे बनाया था किसने? हीरानंद ने। और कहा बनाया था? तो देलवाड़ा, सिरोही देलवाड़ा मेवाड़ के अंतर्गत था इस समय। तो हीरानंद के द्वारा देलवाड़ा में चित्रित किया गया था 1423 में, राणा मोकल के शासनकाल में, राणा कुंभा के पापा। तो ये चित्रित ग्रंथ है। सुपासनाचर्यम क्या है? एक चित्रित ग्रंथ है। और ये किस चित्र शैली के अंतर्गत आता है? मेवाड़ चित्र शैली। किसके समय बना है? मेवाड़ चित्र शैली के दौरान राणा मोकल के समय 1423 में। किसने बनाया है? तो हीरानंद ने बनाया है। कहां बनाया है? तो देलवाड़ा में बनाया है। तो इस सुपासनाचर्य में एक मेवाड़ चित्र शैली का प्रमुख चित्रित ग्रंथ माना जाता है, चित्रित ग्रंथ। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? अभी थोड़ी देर पहले आपने देखे थे राणा जगत सिंह, मेवाड़ के चित्र शैली के का स्वर्ण काल। तो अब ये चित्र किसके समय का है? कहाँ का है? मेवाड़ चित्र शैली का है। कहाँ का है ये? मेवाड़ चित्र शैली का प्रसिद्ध चित्र है। और पूछे कि राजा कौन थे? तो राणा जगत सिंह। और कलाकार कौन थे? तो शहाबुद्दीन और मनोहर। तो उनके समय बना ये चित्र, मेवाड़ चित्र शैली का प्रमुख चित्र है गीत गोविंद। प्रश्न आ रहा है 11, प्रश्न नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, रामलाल अली राजा, रामलाल अली राजा एवं हसन जैसे विख्यात चित्रकारों का त्रिगुट, 3 लोगों का गुट किस चित्र शैली से संबंधित है? तो आप ध्यान दीजिएगा, ये बीकानेर चित्र शैली। कौन सी चित्र शैली है ये? बीकानेर चित्र शैली। ध्यान दीजिएगा, बीकानेर चित्र शैली का विकास, विकास का मतलब होता है प्रारंभ, शुरुआत। विकास का मतलब क्या है? प्रारंभ। विकास हुआ था 16वीं शताब्दी में राय सिंह के शासनकाल। महाराजा राय सिंह हुए बीकानेर के राजा। 1574 में राजा बने थे और 1612 तक राजा रहे थे बीकानेर के। तो राय सिंह के समय इस शैली का क्या हुआ था? विकास हुआ था। तो ये राय सिंह ही और देखिएगा मुगल कलाकारों से प्रभावित होकर उन्हें अपने साथ लेकर आए थे। किसे लाए थे ये? तो ये 2 कलाकारों को लेकर आए थे। एक तो था उस्ता अली राजा, एक तो कौन था? उस्ता अली राजा। और एक था उस्ता हामिद रुकनुद्दीन। एक तो कौन है? एक तो हो गया ये, और इसका दूसरा नाम लिख देता हूं मैं यहां पर, अली राजा। तो इन दोनों चित्रकारों को, मुगल कलाकार थे, इन दोनों चित्रकारों से प्रभावित होकर राय सिंह इनको बीकानेर लेकर आए थे। और इन दोनों ने यहाँ पर चित्रकला शुरू की। अब ये मुख्य रूप से इन्होंने उस्ता कला शुरू की थी। क्या शुरू की थी? उस्ता कला। ये सब उस्ता कलाकार है, उस्ता कला शुरू की थी। उस्ता कला क्या है? एक तरह से चित्रकारी है, ऊंट की खाल पर सुनहरी चित्रकारी करना। तो इस प्रकार यहाँ पर चित्रकारी शुरू हुई। तो ये दोनों कलाकार राय सिंह के समय वो खुद लेकर आए थे। तो ये सारे चित्रकार जो है वो किस चित्र शैली से संबंधित है? बीकानेर चित्र शैली से। और बीकानेर चित्र शैली का विकास किसके समय? राय सिंह के समय माना जाता है। ये 2 चित्रकारों को लाए थे मुगल दरबार से प्रभावित होकर, और इन्होंने यहाँ पर उस्ता कला विकसित की, चित्रकला शुरू की थी। तो अब यह विकास हुआ किसके समय? राय सिंह के समय। और अगर आपसे पूछ लें बीकानेर चित्र शैली का गोल्डन पीरियड
स्वर्णकाल, बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को माना जाता है? तो अभी ये है महाराजा अनूप सिंह। यह कौन? महाराजा अनूप सिंह। महाराजा अनूप सिंह भी दक्षिण भारत गए थे, तो वहां से बहुत सारे चित्रकारों को लेकर आए। तो दक्षिण भारत की चित्रशैली का प्रभाव भी आपको कहां देखने को मिलेगा? बीकानेर चित्रशैली में। तो ध्यान दीजिएगा, रामलाल, अली राजा आदि विख्यात चित्रकारों का त्रिगुट किस चित्रशैली से संबंधित है? बीकानेर। आप राय सिंह लेकर आए इन कलाकारों को बीकानेर, और इन्होंने उस्ता कला विकसित की थी। तो एक तो उस्ता कला है आपके बीकानेर में, और यहाँ पर एक मथेरन कला, एक तो उस्ता परिवार है। यहाँ पर दो परिवारों का योगदान है बीकानेर में। एक तो उस्ता परिवार, इन्होंने ऊंट की खाल पर सुनहरी चित्रकारी करके उस्ता कला विकसित की थी, और दूसरा था यहाँ पर मथेरन परिवार। कौन सा परिवार था? एक मथेरन परिवार। बीकानेर में दो परिवार है चित्रकला के, एक तो उस्ता परिवार जो उस्ता कला करते हैं, दूसरा कौन सा है? मथेरन परिवार। तो ये जो मथेरन परिवार है, ये इन्होंने क्या किया? पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाए थे। कौन से चित्र बनाए इन्होंने? पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाते थे, परंपरागत राजस्थानी शैली के चित्र बनाते थे। तो इस प्रकार एक तो मथुरन परिवार, एक उस्ता परिवार, ये दो परिवार बीकानेर चित्रशैली के प्रमुख परिवार, दो परिवारों पर केंद्रित है ये बीकानेर चित्रशैली। विकास हुआ राय सिंह के शासनकाल में, और स्वर्णकाल किसके शासनकाल को माना जाता है? अनूप सिंह के शासनकाल को। तो रामलाल, अली राजा, हसन, हामिद रुकनुद्दीन, ये सब कलाकार किस चित्रशैली से संबंधित थे? बीकानेर चित्रशैली से संबंधित। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान की कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूड़नी चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह है? ध्यान दीजिएगा, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूड़नी, ये मेवाड़ चित्रशैली। कौन सी चित्रशैली है ये? मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम ताड़पत्र, मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम ताड़पत्र पर चित्रित, मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम किस पर? ताड़पत्र पर चित्रित ग्रंथ है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूड़नी क्या है? एक तरह से यह है आपका मेवाड़ चित्रशैली का ताड़पत्र पर चित्रित पहला ग्रंथ। अब इसको, ये जो ग्रंथ था इसको 1260, समय इसका 1260 में मेवाड़ के राजा होते थे रावल तेज सिंह। मेवाड़ के राजा कौन थे? रावल तेज सिंह। तो रावल तेज सिंह के शासनकाल में, समय इसका 1260 में, इसे चित्रकार का नाम क्या है? कमलचंद ने आहड़ में चित्रित किया था। चित्रकार कमलचंद ने इसको कहां पर चित्रित किया था? आहड़ में। तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूड़नी, ये चित्र किससे संबंधित है? मेवाड़। ध्यान दीजिएगा, ये मेवाड़ राज्य का ताड़पत्र पर चित्रित पहला ग्रंथ है, जिसे रावल तेज सिंह के शासनकाल में 1260 में चित्रकार कमलचंद ने आहड़ में चित्रित किया था। अच्छा, इस ग्रंथ का मूल नाम क्या था? इस ग्रंथ का मूल नाम है सावग पडिगमन, सावक पडिगमन सूत्र चूड़नी, सावक पडिगमन सूत्र चूड़नी इस ग्रंथ का ओरिजिनल नाम है, पर इसको किस नाम से जाना जाता है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूड़नी, जो मेवाड़ राज्य का ताड़पत्र पर चित्रित पहला ग्रंथ। आगे चलते प्रश्न नंबर 13, राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है। राजस्थान चित्रकला की जन्मभूमि किसे माना जाता है? तो राजस्थान चित्रकला की जन्मभूमि किसे माना जाता है? मेवाड़ को। अब यह विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभ 15वीं शताब्दी यानी 1500 ईस्वी के आसपास माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभ कब से माना जाता है? 15वीं ईस्वी यानी 1500 ईस्वी के आसपास माना जाता है। और अब इसकी जो जन्मभूमि है, राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेदपाट को आप वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं? मेवाड़। मेदपाट या मेवाड़ को माना जाता है। और ये जो मेवाड़ चित्रशैली है, ये पूरी तरह से अजंता चित्रशैली से प्रभावित। तो राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि किसे माना जाता है? मेवाड़ चित्रशैली को। और इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है?
15वीं शताब्दी के आसपास, मतलब कहूं विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभ 15वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। और इसकी जन्मभूमि क्या है? मेघपाट यानी मेवाड़, जो पूरी तरह से किस चित्रशैली पर प्रभावित है? अजंता चित्रशैली से प्रभावित। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। अटपटी पगड़ी, अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो आगे ये जो अटपटी पगड़ी है ये ईरानी पगड़ी है एक तरह से। कौन सी पगड़ी है? ईरानी पगड़ी। तो ईरानी पगड़ी जो है ये भी आपको मेवाड़ में देखने को मिली। मेवाड़ के जो राणा है उन्होंने चित्र बनवाए थे, उन्होंने अटपटी पगड़ी यानी ईरानी पगड़ी, ये ईरानी शैली की पगड़ी है। तो इस प्रकार की अटपटी पगड़ी जो है वो किस शैली में पाई जाएगी? आपकी मेवाड़ चित्र शैली में पाई जाती है। मेवाड़ चित्र शैली के जो चित्र हैं उनमें आपको अटपटी पगड़ी मिलेगी। चावंड शैली की चित्रकला किसके शासन काल में प्रारंभ हुई? तो ध्यान दीजिएगा, चावंड याद कीजिए, चावंड किसने राजधानी बनाया था? 1585 में महाराणा प्रताप। कौन है? महाराणा प्रताप। राणा प्रताप ने चावंड को 1585 में अपनी राजधानी बनाया था। अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, जंगलों में भटकते रहे थे, तो उस टाइम राणा प्रताप ने अपनी अंतिम राजधानी किसे बनाया था? चावंड को। तो राणा प्रताप के समय ही इस चित्रशैली का क्या माना जाता है? विकास, प्रारंभ का मतलब क्या समझा रहा हूं मैं? विकास हुआ था। सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई? राणा प्रताप के समय। किस चित्रशैली की बात कर रहा है ये? चावंड चित्रशैली। तो और विकास तो हो गया राणा प्रताप के समय। और राणा प्रताप के समय एक अज्ञात चित्रकार था जिसने, आप देखिएगा, ढोला मारू, अज्ञात चित्रकार था जिसने किसका? ढोला मारू का चित्रांकन किया था। ढोला मारू का चित्रांकन किया था। राणा प्रताप के समय चावंड चित्रशैली का विकास हुआ और इनके समय पर ढोला मारू का चित्रांकन किया गया, जो वर्तमान में ये चित्र वर्तमान में राष्ट्रीय कला दीर्घा दिल्ली में सुरक्षित है। इस चित्र को ले गए दिल्ली में, राष्ट्रीय कला दीर्घा दिल्ली में सुरक्षित है ये चित्र। तो ये तो विकास की बात कर रहा है, प्रारंभ की बात कर रहा है। तो प्रारंभ तो किसके समय पर हुआ? राणा प्रताप के समय। लेकिन अगर बात की जाए कि चावंड चित्रशैली का स्वर्ण काल, गोल्डन पीरियड, सबसे अच्छा टाइम, तो ये था राणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह फर्स्ट। राणा अमर सिंह फर्स्ट के समय अब इस चित्रशैली का स्वर्ण काल यानी सबसे अच्छा समय कौन सा? चावंड चित्रशैली का राणा अमर सिंह का शासनकाल। बताइए कब से कब है? राणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? 1597 में। और उसके बाद 1597 से लेकर 1620 तक मेवाड़ के राजा कौन रहे थे? राणा अमर सिंह। तो इन्हीं के शासनकाल को चावंड चित्रशैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। राणा अमर सिंह के समय एक चित्रकार था जिसका नाम था निसारदीन। इसका नाम क्या था? निसारदीन। अब इसको कई लोग नसरुद्दीन भी कहते हैं। निसारदीन या नसरुद्दीन ने रागमाला का चित्रांकन किया था। अमर सिंह का समय जो मेवाड़ चावंड चित्रशैली का स्वर्ण काल है, तो उनके समय चित्रकार हुआ था निसारदीन, नसरुद्दीन। उसने किसका चित्रांकन किया था? रागमाला का चित्रांकन किया था। तो ध्यान देना, चावंड चित्रशैली का विकास यानी प्रारंभ किसके शासनकाल में? राणा प्रताप के शासनकाल में हुआ था। और इनके समय पर कौन सा चित्र बना था? ढोला मारू, जो अभी कहां पर है? राष्ट्रीय कला दीर्घा दिल्ली में सुरक्षित है। और चावंड चित्रशैली का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को? राणा अमर सिंह के शासनकाल को माना जाता है। इनके समय चित्रकार निसारदीन ने किसका चित्रांकन किया है? रागमाला। तो रागमाला का चित्रांकन हुआ था। आगे चलते हैं, आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, कपड़े पर चित्रित नाथ द्वारा शैली की पेंटिंग्स को सामान्यतः कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो आप देखिएगा, कपड़े पर चित्रित जो नाथ द्वारा में जो पेंटिंग्स की जाती है कपड़े पर, उसे कहा जाता है पिछवाई कला। उसे क्या कहा जाता है? पिछवाई कला। पिछवाई कला एक तरह से क्या है? आप ये क्या होता है? खादी का कपड़ा होता है। कौन सा कपड़ा होता है? खादी। खादी का कपड़ा है गहरे रंग का। खादी के गहरे रंग के कपड़े पर आप देखिएगा भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का, भगवान कृष्ण की कौन सी लीला है? बाल लीला।
भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रांकन पाया जाता है, जिसे आप देखिएगा कहां लगाते हैं तो भगवान कृष्ण के मंदिरों में, भगवान कृष्ण के मंदिरों में मूर्ति के पीछे, भगवान कृष्ण के मंदिरों में मूर्ति के पीछे एक गहरे रंग का खादी का कपड़ा लगा होता है, जिस पर क्या होता है, भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रांकन पाया जाता है। इसे ही पिछवाई कला कहते हैं। और ये पिछवाई कला किस शैली की विशेषता है? नाथद्वारा चित्रशैली की। और नाथद्वारा चित्रशैली आप पढ़ेंगे मेवाड़ चित्रशैली के उपशैली के रूप में। नाथद्वारा चित्रशैली जिसमें भगवान कृष्ण नायक हैं और ये बाल रूप है, तो ऐसे हालत में इनकी नायिका है माता यशोदा। तो ऐसे हालत में ये जो पिछवाई कला है ये नाथद्वारा चित्रशैली से ही संबंधित रखती है। और अभी ये क्या है, कपड़े पर खादी के गहरे रंग के कपड़े पर भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रांकन पाया जाता है, जिसे कहां लगाते हैं, भगवान कृष्ण के मंदिर में मूर्ति के पीछे दीवार पर ये कपड़ा लगा होता है, इसे क्या बोलते हैं, पिछवाई कला। ये किससे संबंधित है? आपकी नाथद्वारा से। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 70, पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान मिला है? किस चित्रण शैली में विशेष स्थान मिला है? तो यह है आपकी बूंदी चित्रशैली। कौन सी चित्रशैली है? बूंदी चित्रशैली। बूंदी चित्रशैली में पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रांकन किया गया है। अब इसलिए बूंदी चित्रशैली को पशु पक्षियों की शैली, पशु पक्षियों की चित्रशैली भी कहते हैं। बूंदी चित्रशैली को आप क्या बोलते हैं? पशु पक्षियों की चित्रशैली भी कहते हैं, बूंदी चित्रशैली। तो बूंदी चित्रशैली में पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रांकन किया गया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? पशु पक्षियों की चित्रशैली। दो बातें और बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। बूंदी चित्रशैली जो थी इसका विकास, बूंदी चित्रशैली का विकास महाराजा शत्रुसाल जी के समय हुआ। शत्रुसाल जी, जिनको कहते हैं छत्रसाल, महाराजा शत्रुसाल या छत्रसाल, इन्होंने बूंदी में रंग महल बनवाया था और वहां पर करवाया था इन्होंने भित्ति चित्रण। तो विकास तो हुआ किसके समय पर? शत्रुसाल जी या छत्रसाल जी के समय। और बात करें बूंदी चित्रशैली का स्वर्ण काल, तो यह है महाराजा उमेश सिंह। ये कौन है? महाराजा उमेश सिंह। और आगे का स्वर्ण काल तो महाराजा उमेश सिंह, और विकास किसके समय? शत्रुसाल जी के समय। और बूंदी चित्रशैली है जिसमें ही सर्वाधिक पशु पक्षियों का चित्रांकन हुआ है, इसलिए इसको हम पशु पक्षियों की चित्रशैली भी कहते हैं। यहाँ पर वर्षा के भी दृश्य चित्रांकित किए गए, घनघोर वर्षा और ये काले बादल छा रहे हैं, वानर पेड़ पर वानर उछल कूद कर रहे हैं, पशु पक्षी जो है वो बातें कर रहे हैं, नाचते मयूर नाच रहे हैं, पर्वत की तलहटी में जो जानवर है वो अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, आदि आदि जो प्रमुख चित्र हैं वो सारे चित्र किस चित्रशैली के हैं? आपके बूंदी चित्रशैली, पशु पक्षियों की चित्रशैली। विकास हुआ किसके समय? शत्रुसाल जी के समय। और स्वर्णकाल किसके शासनकाल को? उमेश सिंह के शासनकाल को माना जाता है। प्रश्न नंबर 18, प्रसिद्ध चित्रशाला के गढ़ राजप्रसाद यानी महल में स्थित है। कहां के महलों में स्थित है? तो भाई ये भी है कौन से? बूंदी। अभी प्रश्न में बात की मैंने, बूंदी चित्रशैली का विकास तो शत्रुसाल जी के शासनकाल को माना जाता है, जबकि स्वर्णकाल किसके शासनकाल को? महाराजा उमेश सिंह। स्वर्णकाल किसका शासनकाल माना जाता है? महाराजा उमेश सिंह का शासनकाल माना जाता है। तो इन्हीं महाराजा उमेश सिंह ने बूंदी के राजमहलों में चित्रशाला का निर्माण करवाया था। चित्रशाला जिसको रंगशाला भी कहते हैं, चित्रशाला जिसे हम क्या बोलते हैं? रंगशाला। किसने बनवाई? तो महाराजा उमेश सिंह ने बनवाई। और ये जो चित्रशाला है अब ये अपने भित्ति चित्रों के लिए, ये अपने कौन से चित्रों के लिए? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्र, दीवार के चित्र, वॉल पेंटिंग, दीवार के चित्र, चित्रशाला में बहुत सुंदर भित्ति चित्रण हुआ है। तो आगे इस रंगशाला या चित्रशाला को कर्नल जेम्स टोड ने, इसको कर्नल जेम्स टोड ने इस रंगशाला को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा है। इसे कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा है। तो किसके द्वारा बनवाई गई? महाराजा उमेश सिंह के द्वारा। और महाराजा उमेश सिंह कौन है? बूंदी चित्रशैली का स्वर्णकाल।
इनको ही क्या कहा है, बूंदी चित्रशैली का स्वर्णकाल। तो प्रसिद्ध चित्रशाला या रंगशाला कहाँ स्थित है, बूंदी में। किसने बनवाई है, महाराजा उमेश सिंह ने बनवाई। किसके लिए प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो कर्नल जेम्स टोड ने इसको क्या कहा है, भित्ति चित्रों का स्वर्ग, से कहा है भित्ति चित्रों का स्वर्ग। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 19। जमुना दास, जमुना दास, जमुना दास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंध है, इस किस शैली से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, ये सारे के सारे जो कलाकार हैं ये थे महाराजा बलवंत सिंह के कलाकार। बलवंत सिंह, महाराजा बलवंत सिंह। और ये बलवंत सिंह जो थे वो कहां के राजा थे, आपके अलवर। तो ये सारे चित्रकार जो हैं, जमदास, जमुना दास, छोटेलाल, बक्साराम, नंददास, ये सारे के सारे किसके चित्रकार हैं, महाराजा बलवंत सिंह के चित्रकार हैं, जो कहां के राजा हुआ करते थे, अलवर के राजा। तो अब ये बलवंत सिंह के समय इन चित्रकारों ने, ये जो चित्रकार हैं, इन्होंने चित्र बनाए। कैसे चित्र बनाए, इन्होंने लघु चित्र बनाए। लघु चित्र जिनको हम पोथी चित्र भी कहते हैं। पोथी चित्र किताबों में छपने वाले चित्र लघु चित्र, पोथी चित्र कहते हैं। और अभी इन्होंने, इन्हीं 4 कलाकारों ने लिपट व पटचित्रों का निर्माण भी किया। लिपट व पटचित्र, कौन से चित्र है ये, लिपट व पटचित्रों का निर्माण भी महाराजा बलवंत सिंह के समय इन चित्रकारों ने किया था। तो ये सारे सारे चित्रकार किसके हैं, महाराजा बलवंत सिंह के, जो कहां के राजा थे, अलवर के थे। तो अलवर चित्रशैली के अंतर्गत ये सारे चित्रकार यहाँ के प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं। इन्होंने महाराजा बलवंत सिंह के समय लघु चित्रों या पोथी चित्रों का चित्रांकन किया। और इनके समय क्या बनाया इन्होंने, लिपट व पटचित्र। समझते हैं लिपट व पटचित्र, ये जो नक्शा होता है आपका, इसको आप लपेट फलक कहते हैं, एक तरह से ऐसे लपेट कर रख लेते। तो लिपट व पटचित्र ऐसे लपेट कर रख लेंगे इसको। तो ये लिपट व चित्र भी बने बलवंत सिंह के समय। तो ये सारे कलाकार किस शैली से संबंधित थे, अलवर से। और किस राजा के दरबार में थे ये, महाराजा बलवंत सिंह के दरबार। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 20। गुलाम अली, बलदेव, बहुत अच्छा, गुलाम अली, बलदेव, शालिग्राम और राम गोपाल चित्रकार राजस्थान की किस शैली से संबंधित रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, चित्रकारों से बनने वाले बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन निकलते हैं इस चित्र शैली से। ये बड़े बड़े कलाकार, बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं। ये सारे कलाकार जो हैं ये भी अलवर चित्र शैली से संबंधित है। ये भी किससे संबंधित है, अलवर चित्र शैली से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, ये बलदेव और गुलाम अली, एक तो है बलदेव, एक है आपके गुलाम अली। बलदेव और गुलाम अली, ये दोनों जो चित्रकार हैं, इन्होंने अलवर चित्रशैली का स्वर्णकाल, ध्यान दीजिएगा, महाराजा विनय सिंह, महाराजा विनय सिंह, बन्ने सिंह, महाराजा विनय सिंह के शासन काल में इन दोनों चित्रकारों ने क्या किया था, अभी इन दोनों ने शेख सादी, एक फारसी इतिहासकार है शेख सादी ने एक ग्रंथ लिखा था, इसका नाम था, साड़ी हो गया, सादी, शेख सादी का ग्रंथ है गुलिस्ता। शेख सादी का ग्रंथ कौन सा था, गुलिस्ता। तो गुलाम अली और बलदेव ने महाराजा विनय सिंह के शासन काल में अब यह शेख सादी के ग्रंथ गुलिस्ता का हीरे और जवाहरातों की शाही से, हीरे और जवाहरातों, हीरे और जवाहरातों की शाही से चित्रांकन किया था। गुलाम अली और बलदेव ने महाराजा विनय सिंह के शासन काल में शेख सादी के ग्रंथ गुलिस्ता का हीरे और जवाहरातों की शाही से चित्रांकन किया था। और यह महाराजा विनय सिंह कहां के, आपके अलवर के। महाराजा विनय सिंह के शासन काल को अलवर चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है। और अभी इनके समय में प्रमुख काम क्या हुआ, इस गुलाम अली और बलदेव ने क्या किया, शेख सादी के ग्रंथ गुलिस्ता का हीरे और जवाहरातों की शाही से चित्रांकन किया था। इस ग्रंथ में
17 रंगीन चित्र थे। इस ग्रंथ में कुल कितने चित्र हैं? बड़े बड़े 17 रंगीन चित्र हैं। और अभी के इतिहासकार बताते हैं कि उस समय जब इसका हीरे और जवाहरात की शाही से चित्रांकन हुआ था तो इसमें 1 लाख रुपए खर्च हुए थे भाई। उस समय लगभग 1857 की क्रांति के समय आप देखिएगा राजा कौन थे आपके? महाराजा विनय सिंह, बल्ले सिंह। तो उस समय पर इस पर 1 लाख रुपए खर्च हुए थे। ये कहाँ रखा हुआ है अभी? तो अलवर संग्रहालय में रखा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं इसको। तो ध्यान दीजिएगा, गुलाम अली, बलदेव, शालिग्राम, राम गोपाल, ये चित्रकार किससे संबंधित थे? अलवर चित्र शैली से। गुलाम अली और बलदेव ने महाराजा विनय सिंह के शासन काल में शेख सादी के ग्रंथ गुलिस्ता का हीरे और जवाहरातों की शाही से चित्रांकन किया था। इसमें कितने चित्र थे? 17 रंगीन चित्र थे। कितने पैसे खर्च हुए थे? 1 लाख। और ये विनय सिंह के शासन काल को ही आप क्या बोलते हैं? अलवर चित्र शैली का गोल्डन पीरियड, स्वर्ण काल कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21। कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? उत्कृष्ट काल, सबसे अच्छा काल, सबसे अच्छा टाइम माना जाता है। तो आप देखिएगा ये कौन है आपके? महाराजा उमेश सिंह। ये कौन है आपके? महाराजा उमेश सिंह। महाराजा उमेश सिंह के शासन काल को कोटा चित्रशैली और बूंदी चित्रशैली, कोटा और बूंदी दोनों चित्रशैली को क्या माना जाता है? इनको स्वर्णकाल माना जाता है। अब ये बूंदी से राज कर रहे हैं आपके उमेश सिंह जी और ये कोटा तक राज कर रहे थे। तो दोनों चित्रशैली को स्वर्णकाल अगर पूछे, उत्कृष्ट काल पूछे कोटा और बूंदी का, तो वो कौन है आपके? महाराजा उमेश सिंह, जिन्होंने बूंदी में के राजमहलों में क्या बनाई थी? चित्रशाला, रंगशाला। वही है ये उमेश सिंह। हमारे कोटा में उम्मेद भवन पैलेस, उम्मेद गार्डन, उम्मेद स्टेडियम और उम्मेद क्लब, ये सब इन्हीं के नाम का है। तो महाराजा उमेश सिंह के शासनकाल को ही कोटा चित्रशैली का क्या माना जाता है? स्वर्णकाल, उत्कृष्ट काल माना जाता है। और साथ ही उमेश सिंह के शासनकाल को ही बूंदी चित्रशैली का भी स्वर्णकाल माना जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22, किस राजपूत चित्रकला शैली में नारियों और रानियों को शिकार करते चित्रित किया गया है? तो अभी ये भी हमारे कोटा का प्रमुख चित्र माना जाता है। ये भी काम का कोटा चित्रशैली। कोटा चित्रशैली के जो प्रमुख चित्र हैं उनमें आप देखिएगा, एक तो यहाँ लिखा है कि रानियां जो है, नारियां या रानियां क्या कर रही है? अब ये हाथी पर बैठकर, रानियां या नारियां जो है वो हाथी पर बैठकर क्या कर रही है? शिकार कर रही है। हाथी पर बैठकर क्या कर रही है? ये शिकार कर रही है। तो एक तो दृश्य ये प्रमुख दृश्य है कोटा चित्रशैली का, शिकार कर रही है। एक तो दृश्य ये, एक है यहाँ पर बारात आगमन, क्या आ रही है? बारात आ रही है, बारात आगमन का दृश्य, ये भी प्रमुख दृश्य माना जाता है। और एक चित्र यहाँ पर हो रहे हाथियों की लड़ाई, हाथियों की क्या हो रही है? लड़ाई, दंगल हो रहा है। हाथी आपस में क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। तो ये चित्र प्रमुख रूप से यहाँ का प्रमुख चित्र माना जाता है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, कोटा रियासत जो थी वहां पर घने जंगल है। कोटा रियासत के समय क्या थे? वहां पर घने जंगल होने के कारण, ध्यान देना, शिकार का बहुरंगी चित्रण अगर आपसे पूछा जा रहा है तो बिल्कुल वो कोटा चित्रशैली की बात कर रहा है। ध्यान रखना, अगर शिकार की बात कर रहा है और उसमें विकल्प में कोटा है तो उसका उत्तर कोटा ही होगा। तो कोटा रियासत के आसपास घने जंगल थे, घने जंगलों की बहुलता होने के कारण यहाँ पर शिकार का बहुरंगी चित्रण हुआ है। अब रानियां और नारियां और रानियां भी क्या कर रही है? हाथी पर बैठकर शिकार कर रही है। एक बारात आगमन का दृश्य है, एक हाथियों की लड़ाई है। अच्छा, अभी मैंने पिछले प्रश्न में बताया कोटा चित्रशैली का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को? महाराजा उमेश सिंह। कौन है? महाराजा उमेश सिंह। तो अभी इस चित्रशैली में महाराजा उमेश सिंह का जंगली सुअर का शिकार, किसका शिकार कर रहे हैं? वो जंगली सुअर का शिकार कर रहे हैं। ये वाला चित्र भी एक प्रमुख चित्र माना जाता है। तो याद रखना, नारियां रानियां जो है वो हाथी पर बैठकर शिकार कर रही है। और याद रखना इस बात को, शिकार के दृश्य अधिकतम आपके कहां पर? आप कोटा चित्रशैली में, क्योंकि यहाँ घना जंगल हुआ करता था। तो ये शिकार के दृश्य यहीं पर चित्रांकित किए गए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कोटा चित्रशैली। प्रश्न नंबर 23, गोपाल, उदय,
हुक्मा, जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? ध्यान दीजिएगा, ये सारे चित्रकार हैं आपके आमेर के, आमेर चित्रशैली, जयपुर चित्रशैली। आमेर चित्रशैली यानी जयपुर, आमेर नहीं कहेंगे इसको, जयपुर चित्रशैली कहेंगे, क्योंकि इस समय तक जयपुर बस चुका था। जयपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल महाराजा प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह। जयपुर के राजा अपने नाम क्या लगाते हैं? सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल को माना जाता है। तो अब ये जो सारे चित्रकार हैं, ये सारे चित्रकार आपके प्रताप सिंह के शासनकाल के हैं। सारे चित्रकार किसके समय के? प्रताप सिंह के शासनकाल के। इसके अलावा भी अभी यहाँ पर 2-3 चित्रकार और आते हैं। एक था राम सेवक, एक नारायण, लक्ष्मण, चिमना और हुक्मा आदि ये सारे चित्रकार हैं। किसके समय के चित्रकार हैं? महाराजा प्रताप, सवाई प्रताप सिंह, सवाई लगाते हैं, सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल। और सवाई प्रताप सिंह कहां के थे? जयपुर, आमेर के चित्रकार, आमेर के राजा हुआ करते थे। और इन्हीं के शासनकाल को जयपुर चित्रशैली का क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। गंधर्व बाईसी, राणा सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में कौन रहते थे? गंधर्व बाईसी। 22 विद्वान रहते थे, 22 कलाकार रहते थे, इन्हें गंधर्व बाईसी कहा जाता है। तो ये सारे के सारे चित्रकार, मैंने 4 नाम और लिखे हैं यहाँ पर, राम सेवक, नारायण, लक्ष्मण और चिमना, गोपाल, उदय, हुक्मा और जीवन, ये सब किस चित्रकला से संबंधित है? आमेर चित्रकला। और राजा पूछ ले तो कौन है? सवाई प्रताप सिंह, जिसका शासनकाल ही जयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24। चित्रकार जो अपने आदम कद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारी राजस्थानी चित्रकला में एक नई चित्रकला की पद्धति का उद्भव हुआ था। इसे बोलते हैं आदम कद व्यक्ति चित्र। इसे क्या बोलते हैं? आदम कद व्यक्ति चित्र। जयपुर का साहिब राम, ध्यान दीजिएगा, जयपुर में चित्रकार हुआ था साहिब राम। इस समय पर जयपुर के राजा थे सवाई ईश्वरी सिंह। इस समय जयपुर के राजा कौन थे? सवाई ईश्वरी सिंह। तो सवाई ईश्वरी सिंह का प्रमुख चित्रकार था ये साहिब राम। तो इसी साहिब राम ने राजस्थान का पहला आदम कद व्यक्ति चित्र, जिसको ही बोलते हैं आदम कद पोर्ट्रेट, इसको ही क्या बोलते हैं? आदम कद पोर्ट्रेट चित्र बनाया था। सबसे पहला चित्र, राजस्थान का पहला आदम कद पोर्ट्रेट चित्र इसी साहिब राम ने बनाया था अपने राजा का क्या नाम है? सवाई ईश्वरी सिंह। तो अभी ये आदम कद व्यक्ति चित्र यानी आदम कद पोर्ट्रेट है क्या? पहली बात तो अभी इससे पहले जितने भी चित्र बन रहे थे वो सब पोथी चित्र बन रहे, छोटे छोटे चित्र बन रहे थे। लेकिन इस साहिब राम ने सवाई ईश्वरी सिंह का राजस्थान का पहला आदम कद व्यक्ति चित्र बनाया, आदम कद पोर्ट्रेट चित्र बनाया, आदमी की हाइट जितना, आदम कद, आदमी के कद जितना। तो इतना बड़ा चित्र बनाया। वो पहला चित्र किसका बना? ईश्वरी सिंह का बना। और बनाया किसने? जयपुर के साहिब राम ने। और अभी ये जो चित्र है वर्तमान में जयपुर के सिटी पैलेस को हम क्या बोलते हैं? चंद्र महल। इसको किसने बनाया था? सवाई जय सिंह ने, ईश्वर सिंह के पापा ने बनाया। तो उस चंद्र महल में सुरक्षित है। ये राजस्थान का पहला आदम कद पोर्ट्रेट चित्र ईश्वर सिंह का बना, जो किसने बनाया? साहिब राम ने। तो आदम कद व्यक्ति चित्रों के लिए कौन सा चित्रकार जाना जाता है? ये साहिब राम, उसने बनाया था राजस्थान का पहला आदम कद चित्र ईश्वरी सिंह, चंद्र महल में सुरक्षित। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 25। कौन सी चित्रकला शैली मुगल चित्रकला से सर्वाधिक प्रभावित हुई? आप पढ़ते हैं राजस्थान का इतिहास, बताइए। मैं पूछूं आपसे एक प्रश्न, राजस्थान का पहला राजपूत शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और उनसे वैवाहिक संबंध बनाए थे? आमेर के राजा भारमेल। तो आमेर का ही वर्तमान नाम क्या हो गया आपका? जयपुर। तो अभी ये जो जयपुर था, ये जयपुर यानी आमेर जो था वो एक तरह से मुगलों का ससुराल था।
अकबर ने भी यही शादी की थी हरकू बाई से, बारमल की पुत्री से। फिर जहांगीर ने भी यही शादी की थी भगवान दास की पुत्री मान बाई से। तो ऐसी कई सारी शादियां इन्होंने की थी मैं आमेर में। तो ऐसे हालत में अपने ससुराल में मुगल चित्रशैली का सबसे ज्यादा प्रभाव कहां पड़ेगा? जयपुर। और जयपुर मुगलों का ससुराल, तो मुगल चित्रकला, मुगल चित्रशैली का सर्वाधिक प्रभाव किस चित्रशैली पर माना जाता है राजस्थान में? जयपुर चित्रशैली। जयपुर जिसको हम आमेर कहते हैं, ढूंढार कहते हैं। तो मुगल चित्रकला का सबसे ज्यादा प्रभाव कहां पर है? जयपुर चित्रशैली। प्रश्न नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26। प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा का दरबारी चित्रकार था? तो आप लिखेगा ये थे आपके सवाई जय सिंह। ये थे कौन? आपके सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह ने अपने राज्यों के विभिन्न कार्यों को करने के लिए कुल 36 कारखाने बनवाए थे। कितने कारखाने बनवाए थे? कुल 36 कारखाने बनवाए थे। इनमें से एक सूरत खाना भी एक था। इनमें से एक सूरत खाना भी एक था, जिसमें चित्रकार चित्र बनाया करते थे। तो सवाई जय सिंह के शासनकाल में उनके सूरत खाने में यानी चित्रशाला में सबसे प्रसिद्ध जो चित्रकार हुआ था उसका ही नाम क्या था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह नाम का जो चित्रकार था वो किसके शासनकाल में रहा था? सवाई जय सिंह। इन्होंने सूरत खाना बनवाया था, उसी सूरत खाना में इसको लिप्त किया था। तो मोहम्मद शाह जो था महाराजा सवाई जय सिंह के दरबार, सवाई जय सिंह का क्या था? दरबारी चित्रकार हुआ करता था। आगे चलते प्रश्न नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27। वह कौन सा चित्रकार है जिसका बीकानेर चित्रशैली से संबंध नहीं है? जो बीकानेर चित्रशैली का चित्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है? ढूंढ लेंगे। अली राजा राय सिंह लेकर आए थे, हामिद रुकनुद्दीन को भी लाए थे, अहमद नूर अहमद भी है, साहिब राम, ये रहा साहिब राम। अभी भी बताया पिछले प्रश्न में, साहिब राम किसका चित्रकार है? ईश्वरी सिंह का, सवाई ईश्वरी सिंह। और ईश्वरी सिंह कहाँ के हैं? जयपुर, आमेर। कहाँ के हैं? जयपुर या आमेर चित्रशैली से संबंध रखते हैं। तो ये साहिब राम जो है वो कहाँ का चित्रकार है? ये जयपुर आमेर का चित्रकार है। तो बीकानेर चित्रशैली से संबंध कौन नहीं रखता? ये साहिब राम ने रखता। बाकी तीनों बीकानेर चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार है। अली राजा, हामिद रुकनुद्दीन और नूर अहमद, ये सारे सारे चित्रकार बीकानेर के। जबकि साहिब राम कहाँ का है? जयपुर या आमेर चित्रशैली। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 28। मोजमाबाद निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली का केंद्र था? ध्यान दीजिएगा, ये मोजमाबाद जयपुर में पड़ता है। कहां पड़ता है? जयपुर में। जयपुर जिसको हम क्या बोलते हैं? आमेर। जयपुर का प्राचीन नाम क्या है? आमेर। तो अभी ये मोजमाबाद जो है, यहां पर मान सिंह फर्स्ट का जन्म हुआ था। मान सिंह प्रथम कौन था? याद कीजिए, हल्दी घाटी का युद्ध, अकबर की ओर से हल्दी घाटी का युद्ध मान सिंह प्रथम ने लड़ा था, जो बारमल का पोता और भगवान दास का पुत्र था। तो उसका जन्म हुआ था मोजमाबाद में। तो ये जो मोजमाबाद के प्रमुख चित्र हैं, ये सारे के सारे चित्र मुगल शैली से प्रभावित है। ये सारे के सारे चित्र किससे? सारे के सारे चित्र मुगल शैली के बने हुए। सारे के सारे चित्र किसके बने हुए? मुगल शैली के। तो एक तो स्थान हो गया मोजमाबाद। अब एक आपका जयपुर में बैराट, बैराट में भी मुगल गार्डन है। बैराट में क्या है? मुगल गार्डन। तो इस मुगल गार्डन में भी भित्ति चित्रण हो रहा है। तो एक तो मोजमाबाद और एक बैराट के मुगल गार्डन। मुगल गार्डन में जो भित्ति चित्रण हुआ है वो पूरी तरह से मुगल चित्रशैली पर प्रभावित है, मुगल चित्रशैली से प्रभावित है। और ये दोनों स्थान कहां पड़ते हैं? आपके आमेर। तो मोजमाबाद के जो चित्र हैं वो किस चित्रशैली के अंतर्गत आएंगे? आमेर यानी जयपुर के। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 29। किसने पाली के नायक विठलदास चंपावत, पाली के नायक विठलदास चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली बनाई थी? तो आप ये पाली के प्रतिष्ठित पुरुष थे, है कि पाली के बहुत सम्मानजनक पुरुष थे, इनका नाम था विठलदास चंपावत।
तो ये विठल दास चंपावत जो थे, इनका चित्र बनाया था इस वीर जी ने। मारवाड़ चित्रशैली, मारवाड़ चित्रशैली के दौरान, मारवाड़ चित्रशैली के अंतर्गत अभिज्ञा विठल दास चंपावत का चित्र बनाया था इस कलाकार वीर जी ने। पाली के प्रतिष्ठित पुरुष है विठल दास चंपावत। और ये जो चित्र बना, ये वीर जी ने चित्र बनाया था, ये विशुद्ध राजस्थानी शैली का चित्र है। विशुद्ध राजस्थानी शैली, विशुद्ध राजस्थानी शैली में अभिज्ञा विठल दास चंपावत के लिए रागमाला का चित्रांकन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो चित्रकार वीर जी। किसके द्वारा किया गया था? चित्रकार वीर जी के द्वारा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 30, अंतिम प्रश्न ले रहा हूं मैं आपके लिए, प्रश्न नंबर 30। सही नहीं है, यहां पर आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। कौन सा सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सालिग्राम, बक्साराम, नंदराम अलवर चित्रशैली के प्रमुख कलाकार हैं। बिल्कुल है, बताया था महाराजा बलवंत सिंह के शासनकाल के थे सारे कलाकार। इसके बाद आला गीला, आला गीला पद्धति का प्रारंभ आमेर से हुआ। बिल्कुल ठीक है। आला गीला, आला गीला क्या है? आला गीला जिसको आराइश कहते हैं और इसे मोराकशी कहते हैं। भित्ति चित्रण की एक नई पद्धति है जिसमें क्या करते हैं, दीवार पर चूने का प्लास्टर कर देते हैं पहले, और फिर उस प्लास्टर को सूखने के बाद उसको घिसकर चिकना बनाया जाता है और उसको एक तरह से उसकी पॉलिश कर देते हैं तो वो चिकना सा हो जाता है, फिर उस पर भित्ति चित्रण किया जाता है। तो ये आला गीला जो पद्धति, ध्यान रखना, एक तो मैंने बताया आदमकद पोर्ट्रेट और एक आला गीला आराइश या मोराकशी की शुरुआत राजस्थान में आमेर से हुई। तो आला गीला पद्धति का प्रारंभ भी कहां से हुआ है? आमेर से हुआ है। फिर इसके बाद रघुनाथ, डालू, गोविंद राम कोटा चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार है। बिल्कुल है, रघुनाथ है, डालू है, गोविंद राम कहाँ के चित्रकार है? कोटा चित्रशैली के कला। इसके बाद चोखेलाव महल का संबंध बीकानेर चित्रशैली से है। बिल्कुल गलत। ध्यान दीजिएगा, ये चोखेलाव महल कहाँ है? ये है जोधपुर में। कहाँ ये? जोधपुर। जोधपुर के किले का नाम क्या है? मेहरानगढ़। जोधपुर में किला कौन सा है आपका? मेहरानगढ़। तो मेहरानगढ़ का एक महल है ये चोखेलाव महल। इस चोखेलाव महल में मारवाड़ चित्रशैली का विकास हुआ है मालदेव के शासनकाल। इन चोखेलाव महलों में इस मालदेव ने अभिज्ञा भगवान राम और रावण के मध्य जो युद्ध हुआ था, भगवान राम और रावण के मध्य, जानते हैं ना, लंका में युद्ध हुआ था, राम और रावण के मध्य जो युद्ध हुआ था उसके प्रमुख दृश्यों को चित्रांकित करवाया था इस मालदेव। तो ये जो चोखेलाव महल है ये कहां पर है? मेहरानगढ़ में। तो मेहरानगढ़ यानी जोधपुर। तो बताइएगा, इस चित्रशैली का संबंध बीकानेर से नहीं हो सकता। किससे? इसका जोधपुर चित्रशैली से। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? चोखेलाव महल का संबंध बीकानेर से नहीं, किससे? जोधपुर। चोखेलाव महल कहाँ है? तो मेहरानगढ़ में, जो अभी राव जोधा ने बनाए थे किले बनाते समय। और इसी चोखेलाव महलों में मालदेव ने, जिसके समय मारवाड़ चित्रशैली का विकास हुआ, ने राम और रावण के मध्य हुए युद्ध के प्रमुख दृश्यों को चित्रांकित करवाया। तो अभी आज मैंने आपसे चित्रकला से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण से 30 प्रश्नों की चर्चाएं की। अवश्य इन प्रश्नों में से कुछ प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। धन्यवाद।